Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So we were doing economy series in which we were doing विवेक सिंह economy. First 4 chapters हम कर रहे थे. So first 3 chapters हम already complete कर चुके हैं and last class में हमने government budgeting chapter 4 शुरू किया है. ठीक है, because lot of students were मेरे को मैसेज कर रहे थे कि क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है तो दे वांटेड कि मैं ये हम जल्दी कंप्लीट कर ले. ठीक है, तो मैं अपने एंड से तो अप्रैल एंड से पहले कंप्लीट कर दूँगी और उसके बाद में आप रिवाइज़ कर लेना. ठीक है, तो इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है, अब ये सेकंड क्लास है इसकी. ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग चैप्टर 4 विवेक सिंह इकॉनमी की. ठीक है, तो अगर आपने पहले से वीडियो नहीं देखी है ना तो प्लीज़ यार स्टार्टिंग से देखो ना, तभी आपको समझ आएगा. ठीक है, फिर क्योंकि जो स्टार्टिंग से समझता हुआ आ रहा है वो टर्म्स एंड जो नॉमेनक्लेचर है उससे फेमिलियर होगा. ठीक है, और जो बीच में कहीं से भी रैंडमली लेक्चर्स देखेगा उसको समझने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करते हैं. सो आज की हम बजट देखेंगे. ठीक है, तो बजट की क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, सो बजट दो टाइप का होता है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. ठीक है, रेवेन्यू बजट में दो चीज़ें होती है, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिसीट का मतलब होता है आमदनी, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा. ठीक है, अब रिसीट आपकी आमदनी कैसे होगी, गवर्नमेंट की आमदनी कैसे होगी, या तो टैक्स रेवेन्यू आएगा या नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा. ठीक है, और कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल आमदनी एंड कैपिटल खर्चा. ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं. ठीक है, आई थिंक हमने जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देखा था तभी मैंने आपको बताया था वो क्रिएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट्स है जिससे आपके पास पैसा तो आ रहा है. ठीक है, पैसा आ रहा है बट इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नोर रिड्यूस द एसेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी इनकम टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी तो नहीं है, या गवर्नमेंट के लिए ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी नाम कर दी गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ गया. तो रिसीट तो है बट इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नोर रिड्यूस द एसेट. ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा है, इट नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल, अगर हमें सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, तो ना इससे गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, ना कोई एसेट का क्रिएशन हो रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है. ठीक है, आप ये ना अभी स्लोली 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 चढ़ते जाओ और ये जो टर्म्स है ना ये अपने आप आपको समझ आने लगेगी जब मैं इनके एग्जांपल दूंगी. ठीक है, और आप खुद से बताओगे कि आपको कब एसेट का क्रिएशन लिखना है, कब एसेट का कब लायबिलिटी का क्रिएशन लिखना है. ठीक है, आपको समझ आएगा. ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है, कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा है, कैपिटल रिसीट में हो रहा है कैपिटल रिसीट्स क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट. ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी. ठीक है, अब आपको ये एग्जाम्पल के साथ में समझो आप तो आपको समझ आएगा. रेवेन्यू रिसीट है, आपका कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये तो हमने समझ ही लिया कि जैसे हम टैक्स पे कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएशन तो नहीं हो रहा. ठीक है, ना गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी है कि हमने गवर्नमेंट को कोई लोन दे दिया, गवर्नमेंट को इन फ्यूचर वापस देना है वो. ठीक है, तो ना तो क्रिएशन हो रही है लायबिलिटी की, ना कोई एसेट कम हो रहा है. ठीक है, एसेट कम होना मतलब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडर पीएसयू की, तो उस केस में पैसा तो आएगा गवर्नमेंट के पास में, लेकिन एक तरीके से रिडक्शन ऑफ एसेट तो हुआ. ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे कि हमें सैलरी दे रही है गवर्नमेंट. ठीक है, तो उससे ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है, ना कोई एसेट का क्रिएशन हो रहा है. और कैपिटल रिसीट मतलब जैसे कि लोन लिया गवर्नमेंट ने तो पैसा तो आया गवर्नमेंट का, लेकिन इससे क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई गवर्नमेंट को. ठीक है, और ऑफ कोर्स आपके पास पैसा आ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी, इट क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट. ठीक है, मतलब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो इससे पैसा तो आएगा बट आपका जो एसेट है वो भी कम हुआ, रिडक्शन इन एसेट. या आप लोन ले रहे हो, पैसा तो आ रहा है लेकिन आपको वापस करना है वो लोन, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप रोड बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कर रहे हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके एसेट्स की क्रिएशन तो होती है और आपकी लायबिलिटी भी कम होती है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई लोन ले रखा था और आपने वो लोन रीपे कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन इसमें आपका पैसा लगा है इसलिए आपका एक्सपेंडिचर है. ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ आया तो भी करते रहो, धीरे धीरे आ जाएगा. ठीक है, अब
रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जैसे आपके घर में होता है, ठीक है, कि आपकी आमदनी कम है और आपका खर्चा ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स आप क्या करो, आप डेफिसिट में चले जाओगे और उस केस में आपको क्या करनी पड़ेगी? बोरोइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपके पास बोरोइंग का सोर्स नहीं है, देयर इज़ नो वन हु कैन गिव यू मनी, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, मतलब खर्चा माइनस आमदनी, ठीक है, उससे आपका क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा। तो वो क्या हो गया आपका? रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट इज़ बैड बिकॉज इट implies that government is spending more on its current and day to day needs than its current revenue, ठीक है। जब फिजिकल डेफिसिट की बात की जाती है तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट सेज, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा बहुत फिजिकल डेफिसिट अच्छा है, बट कब अच्छा है? जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक तरीके से खर्चा ही है ना, तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब खर्चा बढ़ गया, तो मतलब डेफिसिट बढ़ेगा उससे, ठीक है। तो अभी तो आपको वैसे फिजिकल डेफिसिट ही नहीं पता, लेकिन डेफिसिट तो समझते हो ना, ठीक है। तो खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो खर्चा बढ़ गया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपने एसेट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो एसेट्स जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ विच वो चीज़ इज़ नॉट बैड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। बट अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, जैसे सैलरी दे रहे हो या कोई आप सोशल सर्विस में कोई चीज़ लगा रहे हो, या ऐसी चीज़ जो आपका, ये सब्सिडीज़ दे रहे हो, ठीक है, वो ऐसी चीज़ जो इन फ्यूचर आपको रिटर्न नहीं देगी, देन रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपका है तो वो फिर इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज़ बैड बिकॉज आप ऐसी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आप स्पेंड कर रहे हो जो कि आपको इन फ्यूचर रिटर्न नहीं देगी, ठीक है। नाउ फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टोटल एक्सेप्ट बोरोइंग क्यों लिखा है ये भी आपको अभी समझ आएगा, ठीक है। बोरोइंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो, लोन अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए ये क्या है? आपके लिए ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लायबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है, इसलिए अगर आप लोन ले रहे हो तो वो आपका कैपिटल रिसीट है, ठीक है। तो अगर आपने बोरोइंग्स को भी बोरोइंग्स जो है, ठीक है, अगर आप बोरोइंग करोगे तो वो आपके इसी में आ जाएगा ना, आपका कैपिटल रिसीट में ही आ जाएगा, तो फिर तो आपकी ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएगी। तो आपको कैपिटल जो रिसीट है, या मतलब जो रिसीट्स है बेसिकली, उसमें से जो बोरोइंग्स है वो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वेट करो, अभी आगे हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है? टोटल बोरोइंग्स, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये भी आपको अभी आगे समझ आएगा। टोटल बोरोइंग का मतलब नेट बोरोइंग एट होम, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर अभी तक नहीं समझ आया, अब आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, ठीक है। सपोज, ठीक है, गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो 17 लाख करोड़ का था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो 17 लाख करोड़, ठीक है, और रिसीट थी 13 लाख करोड़, ठीक है। मतलब ये आपका खर्चा और ये आपकी आमदनी है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट कितने का हुआ? आपका 4 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट हो गया, मतलब ये 4 लाख करोड़ रुपए आपको कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको खर्चा तो जो है वो तो लगेगा ही, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा? टोटल बोरोइंग मतलब 4 लाख करोड़ हो जाएगा, बट दिस 4 लाख करोड़ विच गवर्नमेंट बोरोड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, ठीक है, ये कैपिटल रिसीट का पार्ट भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्योंकि लोन लिया आपने, तो लोन तो लिया, पैसा तो आया, रिसीट तो है वो, लेकिन इससे लायबिलिटी का क्रिएशन भी हो गया, तो वो कैपिटल रिसीट है, ठीक है। सो बट दिस 4 लाख करोड़ विच गवर्नमेंट बोरोड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट फॉर द गवर्नमेंट एंड इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट। हैंस अबव एग्जाम्पल में फिजिकल डेफिसिट क्या होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है, तो एक्सेप्ट बोरोइंग, अदरवाइज तो ये 4 लाख करोड़ कैपिटल रिसीट हो जाएगा, तो 4 लाख करोड़ आप ये रिसीट्स में बढ़ा देंगे तो फिजिकल डेफिसिट तो फिर हमेशा ज़ीरो ही आएगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट्स में से आपको बोरोइंग का माइनस करना पड़ेगा एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली इसलिए निकालते हैं क्योंकि बहुत सारा लोन गवर्नमेंट ने लिया होता है और उस लोन पे जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट पे करती रहती है, ठीक है। तो फिर ऐसा पता नहीं चलता कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का कितना कितना डेफिसिट हुआ है, क्योंकि पहले से इतना
लोन आउटस्टैंडिंग लोन इतने ज़्यादा पड़े हैं कि उन पे लोन पे जो इंटरेस्ट दिए जा रही है गवर्नमेंट, और उसकी वजह से डेफिसिट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या किया जाता है, फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़, नेट क्यों लगाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ लोन लिया नहीं है, लोन दिया भी होगा, ठीक है। सो जो लोन लिया है उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, और जो लोन दिया है उस पर जिसको दिया है वो पार्टी इंटरेस्ट दे रही होगी। तो इसलिए हमें नेट निकालना पड़ेगा। नेट मतलब जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिल रहा है और जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, उसमें से जो गवर्नमेंट को मिल रहा है वो माइनस करके नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, ठीक है, तो थोड़ा पीछे जाके देख लो, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़। बट आई थिंक यार आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने जीडीपी वगैरह किया था, तब हमने जब हम एनडीपी निकालते थे, बेसिकली जीडीपी हम एनडीपी निकालते थे, तो हम जीडीपी में से भी तो डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। तो कभी भी हमें नेट कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। एनडीपी निकालते थे हम जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। कोई भी चीज़ नेट अगर हमें नेट में निकालनी होती है तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट tells about the deficit in the government's budget excluding the interest liabilities on the government's accumulated debt. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपका रेवेन्यू रिसीट कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो आपके लिए एसेट्स का क्रिएशन नहीं कर रहा, ना ही आपकी लायबिलिटीज़ कम कर रहा है, आप बस करे जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, खर्चा करे जा रहे हो, ठीक है, ना आपकी लायबिलिटीज़ कम हो रही है उससे, ना आपको एसेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट क्या है, ना आपकी पैसा तो आ रहा है बट उससे कोई एसेट आपने कोई एसेट लूज़ नहीं किया, ठीक है, और ना ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देती है ग्रांट में, ठीक है। तो वो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट में पैसा दे रही है, ठीक है, तो वो जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा, ठीक है। बट स्टेट गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली उसको किसके लिए यूज़ कर लिया, एसेट्स के क्रिएशन के लिए यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा के लिए, ठीक है, नरेगा के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो वो जो पैसा है वो रोड बनाने के लिए या पॉन्ड्स बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए वो स्टेट में यूज़ हो गया। तो अल्टीमेटली वो जो पैसा है वो एसेट्स के क्रिएशन के लिए यूज़ हुआ। तो जो हम इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे वो क्या करेंगे, हम रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स गिवन फॉर एसेट क्रिएशन वो माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने एसेट्स का क्रिएशन किया है ना, ठीक है। तो वो हम माइनस करेंगे, तब हमारा एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, ठीक है। और अगर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपको एसेट क्रिएट कर रहे हो, कोई आप लोन वापस कर दिया आपने, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया बट आपने जो स्टेट्स को ग्रांट दी है, ठीक है, उससे भी कैपिटल जनरेशन हुआ, तो वो भी आप इसमें प्लस करोगे, ठीक है। आई होप ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया ना पीछे जाके देखो थोड़ा, ऑफकोर्स क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट हमें निकालना है ना, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में से वो ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली एसेट के क्रिएशन के लिए यूज़ कर लिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अब रहा ही नहीं, ठीक है। अब तो वो एसेट के क्रिएशन के लिए यूज़ हो गया, तो वो माइनस करना पड़ेगा ताकि क्लियर पिक्चर आए कि क्लियर कितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑफ कोर्स हमें वो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके से जो एसेट के क्रिएशन के लिए जो एक्सपेंडिचर हो जाए वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो प्लस करके आएगा, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर एसेट क्रिएशन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यस, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। डेफिसिट तो आपको समझ आ ही गया, ठीक है। डेफिसिट मतलब आपका खर्चा ज़्यादा है, आपकी आमदनी कम है, ठीक है। आपने वो गाना भी सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया,
ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपका रिसीट कम है। सो इट इज़ अ प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर फाइनेंसिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर विद आउटसाइड सोर्सेज बाय ईदर प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी और थ्रू बोरोइंग। डेफिसिट फाइनेंस करना इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऑफकोर्स आपका खर्चा ज़्यादा है तो आप या तो बोरो करोगे या आप और करेंसी प्रिंट करोगे। ठीक है। सो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी पे आ जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज़ द मीन्स by which government adjusts its spending levels and the tax rate to monitor and influence a nation's economy. It is a sister strategy to monetary policy. Fiscal policy and monetary policy are used in various combinations to direct a country's economic goals. ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी तो हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट आरबीआई एंड गवर्नमेंट अपना कुछ जैसे ग्रोथ टारगेट सेट करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं, तो वो टारगेट्स मीट करने के लिए वो कुछ जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी भी यही है कि गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग लेवल कितना रखना है, गवर्नमेंट को अपने टैक्स रेट कितने रखने हैं ताकि वो अपने जो टारगेट्स है वो अचीव करे। ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसके टारगेट्स क्या क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, मेंटेन हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल रखना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार देना लोगों को, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेंटेन रखना। ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे मॉनेटरी पॉलिसी भी 2 टाइप्स की थी, मतलब टू एटीट्यूड हो, 2 तरीके का एटीट्यूड हो सकता है गवर्नमेंट का या आरबीआई का। ठीक है। एक तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी में क्या है, गवर्नमेंट इंक्रीज़ करता है स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, रोड्स बना रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी, अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रहा है तो ऑफको वहाँ काम कौन करेगा? गवर्नमेंट खुद थोड़ी करेगी। ठीक है। जो लोग हैं उन्हीं को तो काम मिलेगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट लोगों को काम मिलेगी तो वो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करेगा वो लोगों के पास जाएगा पैसा। ठीक है। गवर्नमेंट अगर काम करेगी, किसी बिजनेसमैन को ठेका देती है तो वो बिजनेसमैन के पास गया पैसा, फिर वो बिजनेसमैन लोग जो लगाएगा उनको वेजेस देगा तो उनके पास पैसा गया। तो बेसिकली मनी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है। रिड्यूस टैक्स लेवल, ठीक है, अगर आपके टैक्स लेवल कम कर दिए गए, मतलब आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। ठीक है। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स डिस्पोजेबल इनकम विच फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और आपके पास ऑफकोर्स पैसा ज़्यादा हुआ तो डिमांड बढ़ेगी चीज़ों के लिए। ठीक है। पंप प्रिमिंग क्या होता है? पंप प्रिमिंग होता है पंपिंग मनी इनटू द इकोनॉमी बाय डिक्रीजिंग टैक्स लेवल्स एंड इंक्रीजिंग स्पेंडिंग। ठीक है। सो ये जो मैं नीचे की तरफ एरो करती हूँ इसका मतलब होता है डिक्रीज़ करना। ठीक है। और ऊपर की जो एरो है इसका मतलब होता है इंक्रीज़ करना। ये मैं 12th क्लास से ऐसे ही कर रही हूँ। ठीक है। वहाँ पे जैसे केमिस्ट्री में करना होता है ना, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ ग्रुप देन एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, तो मैं इसी तरीके से उसको करती थी और वो आदत मुझे अब तक है। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग्स कम करता है। बेसिकली गवर्नमेंट जो मनी सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब करने की ट्राई कर रहा है एंड इंक्रीज टैक्स लेवल बढ़ा रहा है ताकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो। ठीक है। सो ये 2 टाइप की पॉलिसीज़ है। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। मूविंग अहेड। इतना जल्दी आ गया ये? आई थिंक ये जल्दी आ गया। ठीक है। ये तो मैंने कुछ ऐसा टर्म्स लिखी थी बजट में जो यूज़ होती है। ठीक है। ये टॉपिक ये इस चैप्टर में नहीं है, मतलब चैप्टर में ये ऑफ कोर्स ये टॉपिक्स है, बट आई थॉट कि मैं कुछ ऐसा जो टर्म्स जो बजट में इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, वी वुड डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है। सो ये तो ऑलरेडी आगे डिस्कस हो ही जाएगी। ठीक है। तो ये हम आगे देख लेंगे नाउ। ठीक है। और भी 2 तरीके की अप्रोच रहती है, 2 टाइप की अप्रोच हो सकती है। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में। ठीक है। सो बिजनेस साइकिल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। अगर बिजनेस साइकिल अगर बूम पे है, ठीक है, बूम पे है, मतलब डिमांड बढ़ी हुई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है वो अपने हाई लेवल्स पे है। ठीक है। तो प्रो साइक्लिकल अप्रोच क्या करेगी उसमें और काउंटर साइक्लिकल अप्रोच क्या करेगी? प्रो साइक्लिकल अप्रोच बूम में कैसे काम करेगी, प्रो साइक्लिकल अप्रोच रिसेशन में कैसे काम करेगी, और काउंटर साइक्लिकल अप्रोच बूम में कैसे काम करेगी, काउंटर साइक्लिकल अप्रोच रिसेशन में कैसे काम करेगी। अब हम वो देखते हैं। ठीक है। बूम का मतलब क्या है कि
पहले ही बिजनेसेस अपने बूम पे है, डिमांड्स एकदम हाई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम है, ठीक है। तो प्रो अप्रोच क्या करेगी कि और एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है, ताकि और लोगों के पास पैसा आए, ठीक है, ताकि और डिमांड इंक्रीज़ हो, और टैक्सेस को भी नहीं बढ़ाएगी, ठीक है, ताकि लोगों की जो पैसा है वो टैक्सेस में ना चला जाए, उनके पास ही रहे, ताकि वो और डिमांड बढ़ाए, ठीक है। और रिसेशन के केस में क्या करेगी, ऑलरेडी जो इकोनॉमी है वो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स बढ़ चुके हैं, डिमांड नहीं है, ठीक है। तो प्रो साइक्लिकल अप्रोच क्या करेगी, इसी को सपोर्ट करेगी। प्रो मतलब जो ये चीज़ है इसी को इंटेंसिफाई कर रही है, और इंटेंसिफाई कर रही है और एम्पलीफाई कर रही है। तो पहले ही रिसेशन है, प्रो साइक्लिकल अप्रोच और ज़्यादा करेगी कि और एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ठीक है, ताकि और डिमांड कम हो जाए, ठीक है ना। काउंटर साइक्लिकल अप्रोच क्या करेगी, बूम, अगर बूम का केस है तो उसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ कर देगी, टैक्स इंक्रीज़ कर देगी ताकि डिमांड डिक्रीज़ हो, ठीक है, ताकि लोगों की डिस्पोजेबल, टैक्स इंक्रीज़ क्यों करेगी, ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, ठीक है, ताकि डिमांड कम हो जाए इवेंचुअली, क्योंकि बूम हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको काउंटर कर रही है ये, ठीक है। और रिसेशन के केस में क्या करेगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगी, और ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, और टैक्स लेवल्स डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया बूम के केस में तो प्रो साइक्लिकल अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। अगर मतलब बूम हो रहा है तो गवर्नमेंट और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है ताकि और ज़्यादा डिमांड बढ़े, ठीक है। और रिसेशन के केस में इंडिया काउंटर साइक्लिकल अप्रोच यूज़ करता है। अगर रिसेशन है तो इंडिया गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है, ठीक है। नाउ फिजिकल कंसोलिडेशन पॉलिसी क्या होता है, it is an effort by the government to bring down fiscal deficit, it is an effort to reduce public debt, raise revenue and bring down wasteful expenses, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है एफर्ट लिया जाता है फिजिकल डेफिसिट को कम करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो क्या करती है, पब्लिक डेट कम करना है, रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, ठीक है, एंड वेस्टफुल, जहाँ पे भी एक्सपेंसेस वेस्ट, मतलब वेस्टफुल एक्सपेंसेस है उनको कम करना है, ठीक है। Now this fiscal responsibility and budget management act, okay, let me see if we can do it now. Okay, let's do it. But I think I have done it. Okay, let's do it. ठीक है, सो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप अ कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर E.S. शर्मा इन 2000 टू recommend ड्राफ्ट legislation फॉर फिजिकल प्रूडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 विच केम इन टू फोर्स इन 2004, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये 2003 में आया, फोर्स में 2004 से आया, ठीक है। और इसके क्या फ़ीचर्स है, बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल डेफिसिट हो ही जा रहा है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसको लेके। तो किस तरीके से फ़िज़िकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करी जाए और बजट को मैनेज किया जाए, उससे रिलेटेड ये एक्ट है, ठीक है। तो इसके फ़ीचर्स हम देखते हैं, फ़ीचर्स क्या है, और इसको उस टाइम के बाद में बहुत बार अमेंड भी किया जा चुका है एज़ पर द सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर इसका क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल लिमिट द फिजिकल डेफिसिट। अब ऑफकोर्स आपको फिजिकल डेफिसिट पता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को लिमिट करने की कोशिश करेगी अप टू 3% ऑफ GDP, ठीक है, GDP का 3% तक मेंटेन करने की कोशिश करेगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शेल इंश्योर दैट जनरल गवर्नमेंट डेट, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट और स्टेट गवर्नमेंट का जो डेट है वो 60% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होगा, शेल नॉट एक्सीड 60% ऑफ GDP, ठीक है, बाय 2024 टू 25। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो शेल नॉट एक्सीड 40% ऑफ GDP 2024 टू 25। और जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट्स या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, कभी कभार जो वो लोन लेती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन लोन की गारंटी देता है, ठीक है। इन केस अगर वो नहीं दे पाएंगी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एडिशनल गारंटीज देगा किसी भी लोन के लिए, दैट विल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 0.5% ऑफ GDP इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो एक ईयर में वो जो भी गारंटीज़ देगा उनकी वैल्यू GDP के 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट गिव एडिशनल गारंटीज विद रिस्पेक्ट टू एनी लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन एक्सेस ऑफ 0.5% ऑफ GDP इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड ये जो ए और बी क्लास जो भी दोनों क्लॉज है, ठीक है, इनसे रिलेटेड है अब ये प्रोविज़न। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेल एंडेवर टू इंश्योर दैट फिजिकल टारगेट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी आर नॉट एक्सीडेड आफ्टर द स्टिपुलेटेड टारगेट डेट्स। ठीक है, एंड central government shall prescribe the annual target for reduction of fiscal deficit in case it has crossed above limit। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट इसमें जैसे 3% का मेंशन है कि 3% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें जो गवर्नमेंट है इस टारगेट को मतलब क्रॉस कर सकती है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इस मतलब जब जब वो कर सकती है, ये इसको बोलते हैं एस्केप क्लोज। क्या बोलते हैं? एस्केप क्लॉज। ठीक है, सो एक्सीडिंग द एनुअल फिजिकल डेफिसिट टारगेट मे बी अलाउड ऑन ग्राउंड ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड पे अलाउड है? नेशनल सिक्योरिटी, एक्ट ऑफ वॉर, नेशनल कैलेमिटी, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर सीवियरली अफेक्टिंग फार्म आउटपुट एंड इनकम, structural reform in the economy with unanticipated fiscal implications, decline in real output growth of a quarter by at least 3% point below its average of the previous 4 quarters। ठीक है, तो मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं, आप ना इसको रटने मत बैठ जाना इन सब चीज़ों को कि बिल्कुल घुस गए इसी के अंदर कि मैं तो ये FRBM एक्ट ही रटूँगा। ठीक है, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पूछने वाला है। यू जस्ट रीड इट ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब रिवीजन आपको 4-5 बार करनी है पूरे सिलेबस के एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो घुस मत जाना इस चीज़ में एकदम। ठीक है, सो एस्केप क्लोज क्या है कि इन सभी सिचुएशंस में अगर गवर्नमेंट है इसको एक्सीड कर सकती है फिजिकल डेफिसिट टारगेट को। ठीक है, और जब भी वो ऐसा करेगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रिस्क्राइब द एनुअल टारगेट फॉर रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो उनको एनुअल टारगेट रिडक्शन एनुअली कितना अब रिड्यूस करेगी फिजिकल डेफिसिट, ये उनको क्या करना पड़ेगा? प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये जो डेविएशन है फिजिकल डेफिसिट टारगेट में शेल नॉट एक्सीड 0.5% ऑफ द GDP इन अ ईयर। ठीक है, दूसरा क्या है? This escape clause can be invoked by the government after formal consultation and advice of the fiscal council, और fiscal council तो इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, with a clear commitment to return to the original fiscal target in the coming fiscal years। ठीक है, 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एस्केप क्लॉज को यूज़ किया था क्योंकि उस साल कोविड-19 आया था। ठीक है, यूज्ड दिस एंड रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 to 3.8% एंड पेग द टारगेट फॉर फिजिकल ईयर 21 to 3.5%। ठीक है, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ इंक्रीज इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ अ क्वार्टर, यानी कि 3 मंथ में बाय एटलीस्ट 3 points अबव इट्स एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 quarters, then मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट बाय एटलीस्ट 1/4% ऑफ द GDP इन ईयर। ठीक है, तो मतलब अगर एक क्वार्टर में, ठीक है, एक क्वार्टर में अगर जो है रियल आउटपुट ग्रोथ 3 पॉइंट अबव आती है, 3 पॉइंट अबव किस चीज़ के? ठीक है, उन 3 महीने से पहले के जो उन 3 महीने से, वो 3 महीने से पहले के जो 4 क्वार्टर थे, यानी कि वो 3 महीने से पहले की जो 1 साल है उसमें जो ग्रोथ रेट आया उन चारों क्वार्टर्स में, उसमें जो ग्रोथ रेट आया है उनका जो एवरेज आया है उससे 3 पॉइंट ज़्यादा अगर किसी भी क्वार्टर में ग्रोथ आई है तो उस केस में जो गवर्नमेंट है उसको फिजिकल डेफिसिट 1/4% ऑफ GDP इन ईयर कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है तो फिजिकल डेफिसिट 1/4% ऑफ GDP कम करो आप। ठीक है, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट बोरो फ्रॉम RBI एक्सेप्ट बाय वे ऑफ एडवांसेस। ठीक है, मीन्स एंड वे ऑफ मीन्स एंड एडवांसेस हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। तो इन केस ऑफ मिसमैच, ठीक है, अगर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का मिसमैच होता है तो गवर्नमेंट जो है RBI से लोन ले सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा गवर्नमेंट RBI से बोरो नहीं करेगा। एंड RBI में बाय एंड सेल सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, और फिजिकल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा?
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल टेक सूटेबल मेजर्स टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन इट्स फिजिकल ऑपरेशंस एंड मिनिमाइज सीक्रेसी इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट। मतलब जितना पॉसिबल है, एज मच एज इट इज़ प्रैक्टिकेबल, ठीक है, जितना पॉसिबल है उतना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट मेक सच डिस्क्लोजर एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर शेल रिव्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस द ट्रेंड्स इन द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स इन रिलेशन टू द बजट एंड प्लेस बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द आउटकम ऑफ सच रिव्यू। ठीक है, हमने आउटकम बजट के बारे में जिस तरीके से पढ़ा था ना, कि हाफ ईयरली बेसिस पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो रिपोर्ट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, जिसमें वो दिखाते हैं कि जो टारगेट सेट किए गए थे, ठीक है, वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, अब no deviation in meeting the obligation cast on the central government under the act shall be permissible without the approval of parliament except as provided under the act। तो इस एक्ट में जितनी भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी ऑब्लिगेशंस लगाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे डेविएट नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट कि वो डेविएशन इस एक्ट में मेंशन है, जैसे कि एस्केप क्लॉज है तो वो डेविएशन मेंशन है तो वो कर सकता है, बट अगर उससे अलग कोई कुछ ऐसा करना चाह रहा है तो उस केस में पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में entrust CAG to review periodically the compliance of the provisions of this act and such review shall be laid on the table of both the house of parliament। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल मैंडेटरली ले बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट डॉक्यूमेंट। तो ये ये जो चारों हैं, ये जो रिपोर्ट्स है ये बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश की जाती है। कौन कौन सी? मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। लाइक सेंटर, एवरी स्टेट हैज़ ऑल्सो फिक्स्ड फिजिकल डेफिसिट लिमिट ऑफ 3% इन देयर लॉज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा FRBM एक्ट। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ऑन डेफिसिट एंड डेट। ठीक है, तो डेफिसिट कैसा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हिंट तो मैं इसका ऑलरेडी आपको दे ही चुकी हूँ। ठीक है, सो ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है वैसे तो, अभी तो ये शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, तो हो जाएगा, लेकिन आई थिंक 5-6 क्लासेस में हो जाएगा, तो 2 तो हो ही चुकी है। ठीक है, सो जो बाकी का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आई वुड ट्राई कि हम अप्रैल एंड से पहले पहले कर ले इसको, ताकि फिर स्टूडेंट्स एकदम इत्मीनान से ना रिवाइज़ कर सके। और मतलब चाहे मेरे को 2 या 3 वीडियो भी डालनी पड़े एक दिन में, और मैं अपने एंड से कंप्लीट कर दूँगी, फिर आप रिवाइज़ करते रहना। ठीक है, एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो इफ़ यू फील कि ये जो सीरीज़ है इट डिज़र्व्स मोर व्यूअर्स, देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम तो ऐसे ही वर्क करता है, द मोर द ऑडियंस एंगेज विद यू, ठीक है, तो आपके जो चैनल है उसको उतना प्रमोट करता है वो। ठीक है, एंड ऑल्सो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपना लिंक दे देती हूँ, so there you can contact me। and yes, thank you so much for watching।